प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक पिता तो 4 पुत्रों को पाल लेता है, लेकिन एक पिता 4 पुत्रों से नहीं पाला जाता। यह जीवन का गूढ़ सत्य है। दर्शक बंधु, सोचिए, वो हाथ जिन्होंने 4 बेटों को चलना सिखाया, आज वही हाथ सहारे के लिए तरस रहे हैं। वो आंखें जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा होते देखा, आज उन्हीं आंखों में इंतजार और सवाल हैं। कहते हैं, एक बाप अपने 4 बेटों को पाल सकता है, लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो 4 बेटे मिलकर भी उसे नहीं संभाल पाते। सवाल ये नहीं है कि बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं, सवाल ये है कि बेटों ने अपनी जिम्मेदारी कब और क्यों छोड़ दी। क्या ये वही परिवार है जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, या ये वही बेटे हैं जिनके लिए उसने अपने सपनों को दफना दिया? अगर ये सच है तो फिर आज इस बाप की हालत ऐसी क्यों है? आज हम इसी कड़वे सच पर बात करेंगे, परिवार, रिश्ते और वो हकीकत जो अक्सर छुपा दी जाती है। दर्शक बंधु, चलिए कथा को आरंभ करते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी वही समय दिखा रही थी, 7:30। यही वह क्षण था जब विजय अपनी पुरानी झूले वाली कुर्सी पर बैठता और क्षितिज की ओर एक टकटकी लगाए देखता। खिड़कियों की दरारों से गुजरती हवा की मृदु ध्वनि ही उसकी एकमात्र संगिनी थी। कभी हंसी और आनंद से गूंजने वाला यह घर अब धुंधली यादों का एक मंदिर बन गया था। वहां की निस्तब्धता केवल मौन का संकेत नहीं थी, बल्कि एक भावपूर्ण आहट थी जो यह स्मरण कराती थी कि सुख के दिन कहीं पीछे छूट गए हैं। आंगन, जहां कभी उसके बच्चे देर रात तक खेलते थे, अब घास फूस से भर चुका था। पुराने जंग लगे खिलौने मानो प्रार्थना कर रहे थे कि वे दिन फिर लौट आएं। विजय अपनी खुरदरी हथेलियों को घुटनों पर टिकाए सामने की खाली जगह को निहारता। वह सोचता, कैसे हो? यह साधारण सा प्रश्न भी अब दुर्लभ वरदान जैसा लगने लगा था। मुख्य बैठक, जहां लकड़ी की लंबी मेज पर भोजन साझा होता था, अब अतीत का एक तीर्थ स्थल बन चुकी थी। कुर्सियों पर धूल की परतें जमी थीं और मेज पर न खाने की प्लेटें थीं, न कहानियों की गूंज। विजय को वे क्षण याद आते जब हर सीट पर जीवन का उल्लास भरा रहता था। बच्चों की बातों और शरारतों की आवाजें अब उसकी स्मृतियों में किसी टूटे हुए राग की तरह गूंजती थीं। घर का हर कोना उनकी अनुपस्थिति का आर्तनाद करता था। अकेलेपन के बीच विजय ने अपने लिए एक दिनचर्या स्थापित करने की कोशिश की। वह सुबह खिड़कियां खोलता, मानो सूर्य की रोशनी उसके हृदय की उदासी को हर लेगी। फिर वह घर के सामने छोटे से बगीचे की देखभाल करता, जहां अब भी उसकी दिवंगत पत्नी द्वारा लगाए गए फूल मुस्कुरा रहे थे। लेकिन हर साधारण कार्य उसके लिए एक तपस्या जैसा था। एक दिन उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और किराने की दुकान की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ परिचित लोग मिले, लेकिन शायद ही किसी ने उसे नमस्ते कहने को रोका। उनके तेज कदम और थकी हुई निगाहें उसे यह एहसास दिला गईं कि वह संसार के लिए अदृश्य हो चुका है। घर लौटने के बाद उसने खरीदी गई चीजों को मेज पर रखा और बच्चों के पुराने कमरे की ओर देखा। वहां उनकी छोड़ी हुई वस्तुएं, पुराने कपड़े, स्कूल की किताबें और टूटे खिलौने अब भी सुरक्षित रखे थे। विजय ने दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। वह जानता था कि स्मृतियों के भार का सामना करना अत्यंत कठिन था। रात को भोजन करते समय विजय ने टीवी की हल्की आवाज सुनी। वह खबरों पर ध्यान नहीं देता था। यह आवाज केवल अकेलेपन के सन्नाटे को भरने की एक साधन मात्र थी। उसने देखा कि एक कुर्सी हल्की सी खिसकी हुई थी, मानो कोई वहां बैठा हो। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं था, लेकिन यह दृश्य उसके मन को झकझोर गया। सोने से पहले वह एक पुराना फोटो एल्बम निकालता। यह उसका रात्रिकालीन अनुष्ठान बन चुका था। तस्वीरों में जन्मदिन, समुद्र किनारे बिताए क्षण और वे मुस्कानें थीं जो कभी अनंत लगती थीं। कांपते हाथों से वह अपने बच्चों के चेहरे छूता और बुदबुदाता, मैंने कहां गलती की? हर पन्ने को पलटते समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उस रात वह खिड़की के पास गया और सड़क को देखा। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में डूबी सड़क एक तपस्वी की साधना जैसी प्रतीत हो रही थी। अचानक उसने गेट से एक आवाज सुनी। यह बस हवा थी जो डीली कुंडी को हिला रही थी, लेकिन विजय का हृदय एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा।
वह सदा आशा करता था कि कोई लौट आएगा, भले ही उसे पता था कि इसकी संभावना अत्यंत क्षीण थी। बिस्तर पर लौटने के बाद भी उसकी बेचैन सोच उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपने बच्चों के नाम दोहराए, आरव, सिया, करण, निया, आदित्य, अन्नू, अंश। हर नाम उसे अतीत की ओर खींच रहा था, उस समय में जब वह उनके जीवन का केंद्र हुआ करता था। अब केवल यादें थीं जो उससे भी अधिक जीवंत लग रही थीं। विजय को एक पुरानी बातचीत याद आई, जब उसके बच्चों ने वादा किया था कि वे बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन वह जानता था कि यह मासूमियत में कहे गए शब्द थे। क्या वे इस वादे को भूल गए थे या उन्होंने इसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं? सुबह का सूरज नया कोई बदलाव नहीं लाया। विजय ने कठिनाई से उठकर चाय बनाई। जब वह कप में चाय घोल रहा था तो उसने सड़क पर बच्चों के खेलने की आवाज सुनी। खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि वे उसके बच्चे नहीं थे। उसने राहत और उदासी का एक अजीब मिश्रण अनुभव किया। दिन भर विजय ने खुद को छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने दराज व्यवस्थित की, टूटे हुए सामानों की मरम्मत की और खिड़कियां साफ की, लेकिन घर के हर कोने में उसे अपने बच्चों की यादें झलकती रहीं। एक फोटो, एक खिलौना या पुराना नोट। उस रात खिड़कियां बंद करते समय विजय ने चंद्रमा की ओर देखा और बुदबुदाया, काश उनमें से एक लौट आता, बस यह कहने के लिए कि सब ठीक है। उसकी बात जैसे हवा में विलीन हो गई। उसे पता नहीं था, लेकिन वह क्षण उन घटनाओं की शुरुआत था जो उसकी जीवन की धारा को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देने वाली थी। विजय ने अपने कांपते हाथों में एक पुरानी तस्वीर थाम रखी थी, वर्षों पुरानी यादों का प्रतीक। उस तस्वीर में वह अपनी स्वर्गीय पत्नी और बच्चों के साथ मुस्कुरा रहा था। यह तस्वीर एक साधारण लेकिन आनंदमयी कथा बयां कर रही थी। विजय जानता था कि उन मुस्कानों के पीछे कितनी तपस्या और संघर्ष छिपे थे। 7 बच्चों को सीमित संसाधनों में पालना मानो किसी तपस्वी की साधना थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई के बाद वह मन ही मन प्रार्थना करता, एक दिन ये बच्चे एक बेहतर जीवन जिएंगे और यह सब मेरी मेहनत का प्रसाद होगा। विजय को वे रातें याद आईं जब वह आधी रात तक जागकर औजारों की मरम्मत करता था ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। दिन में वह राजमिस्त्री का काम करता और रात को आंगन में बनी अस्थायी कार्यशाला में छोटे मोटे काम करता। कई बार उसे केवल 3-4 घंटे की नींद मिलती, लेकिन यह कभी भी उसे सुबह जल्दी उठने से रोक न पाया। उसकी थकान कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका प्रेम और समर्पण उससे कहीं बड़ा था। विजय को वह दिन भी याद था जब उसने अपने सबसे प्रिय साधन मोटरसाइकिल को बेच दिया। वह मोटरसाइकिल जिसे उसने वर्षों की मेहनत के बाद खरीदा था, छोटे बेटे अनिकेत की सर्जरी के लिए बेचनी पड़ी। उस पल में वह जान गया था कि सांसारिक वस्तुओं का त्याग उसके पुत्र की रक्षा के आगे तुच्छ है। उसने उस त्याग को अपने प्रेम की पूजा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। जिस घर में वे रहते थे वह भी विजय की मेहनत का साक्ष्य था। उसने ईंट दर ईंट जोड़कर इसे बनाया था। पीठ में दर्द के बावजूद वह दीवारें खड़ी करता, जबकि बच्चे घर के एकमात्र तैयार कमरे में सोते थे। उसकी पत्नी संध्या जब भी समय मिलता उसकी सहायता करती थी। विजय हमेशा कहता, यह घर हमारा मंदिर है और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, विजय ने सुनिश्चित किया कि वे पढ़ाई में कभी पीछे न रहें। उसे विश्वास था कि शिक्षा ही उनके भविष्य का प्रकाश बन सकती है। कई बार उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदने का विचार त्याग दिया ताकि बच्चों को किताबें और कॉपियां मिल सकें। जब वह उन्हें नए स्कूल बैग और किताबें सौंपता तो कहता, मैं चाहता हूं कि तुम वह सब बनो जो मैं कभी नहीं बन सका। एक घटना उसकी स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित थी। वह क्रिसमस की रात जब उसके पास उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उसने रात भर जाग कर लकड़ी के खिलौने बनाए और उन्हें बच्चों के लिए सजाया। जब बच्चों ने क्रिसमस की सुबह वे खिलौने देखे, उनकी आंखों की चमक आज भी विजय के हृदय में दीप की लौ की तरह जलती थी। अपने असीम प्रयासों के बावजूद विजय कभी कभी स्वयं पर संदेह करता था। वह रातों में जाग कर सोचता, क्या मैं अपने बच्चों के लिए पर्याप्त कर पाया हूं?
क्या वे कभी यह समझ पाएंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया है? लेकिन इन संदेहों के बावजूद वह अपने सपने को आगे बढ़ाने में लगा रहा। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी तो विजय ने और अधिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। वह दिन में काम करता, बच्चों की देखभाल करता और रात को पत्नी के सिरहाने बैठकर उसकी सेवा करता। वह उसका हाथ थामकर कहता, तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पत्नी के स्वर्गवास के बाद विजय को लगा जैसे उसका संसार बिखर गया, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए स्वयं को संभाले रखा। उसने दोगुनी मेहनत की, घर का ध्यान रखा और पिता तथा मां दोनों की भूमिका निभाई। वह कालखंड उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उसने अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे विजय ने छोटे छोटे पलों में विजय पाई। उसके बच्चों ने पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां प्राप्त की। हर बार जब वह उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखता तो उसका हृदय गर्व से भर उठता। उसने महसूस किया कि उसने एक पिता के रूप में अपनी भूमिका को संपूर्ण रूप से निभाया है, भले ही इसके लिए उसे अपनी सेहत और जवानी का बलिदान क्यों न देना पड़ा हो। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले बच्चे उससे मिलने कम आए, फिर उनके फोन कॉल भी धीरे धीरे कम होते गए। विजय ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब ईश्वर की एक परीक्षा है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उसे वह दिन विविडली याद था जब उसके सभी बच्चे एक साथ उसके 70वें जन्मदिन पर आए थे। वे उपहार और मुस्कानें लाए थे, लेकिन विजय महसूस कर सकता था कि उनके हृदयों का स्नेह अब पहले जैसा नहीं रहा। रात में सोने से पहले उसने दीवार पर टंगी परिवार की तस्वीर को निहारते हुए एक गहरी सांस ली और ईश्वर के समक्ष प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, क्या वे कभी समझ पाएंगे कि इसके लिए मैंने क्या त्याग किया है? उसकी बातें अंधेरे में गुम हो गईं। उसे नहीं पता था कि उसके घर की शांति केवल खालीपन नहीं बल्कि एक सच्चाई को छुपा रही थी जिसे वह अभी तक जान नहीं पाया था। बैठक की मेज अब भी समय के निशान लिए हुए थी। उन पर खरोंच और दाग थे जो साझा किए गए भोजन और कहानियों की स्मृतियां ताजा कर रहे थे। विजय एक सुबह उसी मेज पर बैठा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। यह वह पत्र था जो उसने कुछ हफ्ते पहले अपने बच्चों को लिखा था। उसमें उसने उनसे मिलने की विनम्र प्रार्थना की थी। शब्द सीधे और सरल थे, लेकिन उनके पीछे वह भावनात्मक भार था जिसे विजय खुद भी ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता था। उसने लिखा था, यदि संभव हो तो मिलने आओ, मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। बस इतना ही लिखा था, ना ज्यादा ना कम। विजय जानता था कि अब वह उनसे कुछ मांगने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस आशा के दीप को जलाए हुए थी कि बच्चे कम से कम उस वचन को याद करेंगे जो उन्होंने वर्षों पहले दिया था। उसे वह दिन याद आया जब इसी मेज पर बैठे हुए बच्चों ने उससे वादा किया था, पापा, जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उस समय जीवन सरल और सपनों से भरा हुआ था। बच्चे युवा थे और भविष्य को लेकर उत्साहित। विजय ने उस मासूम वादे पर पूरा विश्वास किया था, परंतु हकीकत कुछ और थी। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। फोन चुप रहा और दरवाजा भी वैसे का वैसा ही रहा। धीरे धीरे विजय ने महसूस किया कि यह चुप्पी महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से एक संकेत थी कि अब उसे अपने मन को मजबूत करना होगा। वह अपने बच्चों की अनुपस्थिति को सही ठहराने की कोशिश करता रहा। वे शायद बहुत व्यस्त होंगे, वह सोचता। हालांकि दिल के किसी कोने में वह जानता था कि सच्चाई कहीं अधिक कठोर थी। एक दिन दोपहर को उसे एक फोन कॉल आया। यह उसकी बड़ी बेटी रिया का था, जो किसी और शहर में रहती थी। विजय ने आशा भरी आवाज में फोन उठाया, लेकिन रिया के ठंडे लहजे ने उसे तुरंत तोड़ दिया। पापा, मैं अभी नहीं आ सकती, काम में बहुत व्यस्त हूं, शायद अगले महीने। फोन कटने से पहले विजय अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर सका। इसके बाद बहाने दोहराए जाने लगे। अनमोल, दूसरा बेटा, कहता कि बच्चे बीमार हैं। माया ने कहा कि यात्रा के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और कुणाल तो फोन ही नहीं उठाता। हर बहाना विजय के दिल पर एक आघात की तरह लगता, और वह धीरे धीरे समझने लगा कि उनके बीच का संबंध समय के साथ कमजोर हो गया है।
एक दिन जब विजय अपने कमरे की दराज व्यवस्थित कर रहा था तो उसे एक पुराना नोट मिला। यह सबसे छोटे बेटे निशांत ने तब लिखा था जब वह छोटा था। जब वह सिर्फ 10 साल का था उसने कहा था, पापा आप मेरे हीरो हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी उतनी ही देखभाल करूंगा जितनी आप मेरी करते हो। विजय ने उस नोट को देर तक थामे रखा, जैसे वह एक प्रार्थना थी, ये सोचते हुए कि वह बच्चा जो कभी उसे अपना हीरो मानता था अब इतना दूर क्यों हो गया है। अपनी सारी तकलीफों के बावजूद विजय ने एक और प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से एक बस का टिकट खरीदा और बेटी माया के शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन विजय ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहन किया। वहां पहुंचकर उसने घंटी बजाई और उसका दिल तेज धड़कने लगा। माया ने दरवाजा खोला। विजय को देखकर चौंक गई, लेकिन उसकी खुशी का भाव कहीं गुम था। पापा आपको पहले बताना चाहिए था। ये उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे। उसका लहजा औपचारिक था, लेकिन भावनाओं से शून्य। विजय ने घर में प्रवेश किया और देखा कि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दीवारों पर माया की नई जिंदगी की तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें विजय कहीं नहीं था। वह ज्यादा देर नहीं रुका और विदाई उतनी ही ठंडी थी जितनी मुलाकात। घर लौटते समय विजय बस की खिड़की से बाहर देखता रहा। गुजरते हुए दृश्य उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका मन ईश्वर से सवाल कर रहा था, प्रभु क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर गया। कुछ दिनों बाद विजय ने गौरव, अपने सबसे शांत स्वभाव वाले बेटे को फोन किया। बातचीत छोटी और औपचारिक रही। पापा मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे। विजय ने फोन रख दिया। दिल में हार का एक गहरा एहसास ली। उसे लगा जितनी बार वह उनसे जुड़ने की कोशिश करता वे उतना ही उससे दूर हो जाते। उस रात विजय ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें वह अपने विचार लिखा करता था। उसने अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने बच्चों के प्रति अपनी उम्मीदों को लिखा। क्या मैं एक अच्छा पिता था? क्या मैंने उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की? शब्द बहते गए जैसे वह अपने अंतर्मन से बात कर रहा हो। फिर एक आवेग में उसने पन्ने फाड़ दिए और उन्हें कचरे में फेंक दिया। उसे लगा कि उसने कुछ ऐसा पाने की उम्मीद में वक्त बर्बाद किया जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसकी आशा की छोटी लौ जल रही थी। उसने दीवार पर टंगी परिवार की तस्वीर को देखा और बुदबुदाया, वे लौटेंगे, मुझे यकीन है। पर उसकी आवाज में विश्वास से ज्यादा प्रार्थना का भाव था। अगली सुबह विजय के फोन पर एक संदेश आया। यह सबसे छोटे बेटे निशांत का था। पापा हमें बात करनी होगी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तय नहीं कर पाया कि यह एक नई शुरुआत का संकेत था या किसी और तकलीफ भरी खबर का। दोपहर की गर्मी थी और विजय ने घर की खिड़कियां खोलने का फैसला किया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। बैठक के कोने में रखी झूले वाली कुर्सी को हटाते समय उसका पैर किसी भारी चीज से टकराया। झुककर देखने पर उसने पाया कि यह वही पुराना लकड़ी का संदूक था जिसे उसने और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने परिवार की अमूल्य चीजों को संभालने के लिए रखा था। धूल और मकड़ी के जालों में लिपटा संदूक मानो वक्त की कसौटी पर खड़ा था। विजय ने कांपते हाथों से उसका ढक्कन खोला। भीतर कागजों का ढेर, फोटो एल्बम और छोटे छोटे सामान थे जो उसे तुरंत अतीत में ले गए। उसने सबसे पहले एक बेबी ड्रेस उठाई, अनमोल की। उसने उस कपड़े को नरमी से पकड़ा, मानो वह इतना नाजुक हो कि यादों का भार सहन न कर सके। एक एल्बम पलटते हुए उसने जन्मदिन, त्योहार और साधारण लेकिन खास पलों की तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर में वह और उसकी पत्नी बच्चों के साथ हंसते हुए दिख रहे थे। उनकी आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। फोटो एल्बम के बीच विजय को बच्चों द्वारा लिखे गए पत्र मिले। पापा मैं आपसे प्यार करता हूं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। एक पत्र में लिखा था जो माया ने 7 साल की उम्र में लिखा था। विजय की आंखें इन शब्दों को पढ़ते हुए नम हो गईं। उसे याद आया कि बच्चों के लिए उनका हीरो होना कैसा लगता था। संदूक के सबसे निचले हिस्से में विजय को एक छोटी सी डिब्बी मिली जो ताले से बंद थी। चाबी खोजने के बाद उसने उसे खोला। भीतर घर के कागजात और उसकी पत्नी का वसीयतनामा था। उसने ध्यान से पढ़ा तो जाना कि उसमें लिखा था, घर को बच्चों के बीच बांटा जाएगा। विजय हैरान रह गया। उसने हमेशा यह घर
परिवार के लिए एक पवित्र स्थल माना था, जहां बच्चे जरूरत पड़ने पर लौट सकें। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि यह घर उनके लिए केवल एक संपत्ति बनकर रह गया है। इस नई जानकारी ने विजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनके अलग होने का कारण यही वसीयतनामा था, या फिर मामला इससे भी गहरा था जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था? संदूक के निचले हिस्से में विजय को अपनी पत्नी का लिखा हुआ एक आखिरी पत्र मिला। यह छोटा सा नोट था, लेकिन उसमें भावनाओं का सागर समाया हुआ था। मेरे प्रिय, अगर तुम इसे कभी पढ़ो तो जान लो कि हमने जो भी किया वह बच्चों के भले के लिए किया। मेरी बस यही प्रार्थना है कि वे कभी ना भूलें कि वे कहां से आए हैं और जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम दिया। पत्नी के शब्द विजय के दिल में गूंज उठे। उसने संदूक को बंद करते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। यादें मीठी थीं, लेकिन वसीयतनामे की खोज ने उसके और बच्चों के रिश्ते पर एक नई रोशनी डाली। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसे इस बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए या सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। घर की चुप्पी अब पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगी थी। उस रात विजय को नींद नहीं आई। उसका मन यह सोचता रहा कि क्या बच्चों की दूरी का कारण केवल संपत्ति थी। यह एक कड़वा विचार था, लेकिन उनके व्यवहार के सामने यह सच जैसा लग रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या जो कुछ मैंने उनके लिए किया वह सब व्यर्थ गया? सुबह विजय ने संदूक को फिर से उसकी जगह पर रख दिया। उसे वापस कोने में खींचते हुए उसने एक आखिरी बार उस पर नजर डाली। यह संदूक सिर्फ यादों का भंडार नहीं था, यह उस जीवन का प्रतीक था जिसे उसने अपने संघर्षों और बलिदानों से गढ़ा था। जब उसने बैठक का दरवाजा बंद किया तो उसे गेट पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा जल्दी से खोला, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसका बेटा या बेटी हो। लेकिन गेट पर पड़ोसी राजेश खड़ा था, जो कुछ फल लेकर आया था। विजय ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। विजय शाम के धुंधले आसमान को निहारते हुए बरामदे की कुर्सी पर बैठा था जब उसने राजेश की आवाज सुनी। विजय भाई, आपके लिए ताजे फल लाया हूं, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय मुश्किल से उठकर गेट तक गया। धन्यवाद राजेश, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी, विजय ने कहा। राजेश ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है विजय भाई, जितना हो सके मदद करनी चाहिए। वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत किया है जब मैं छोटा था। विजय यह सुनकर चौंक गया। उसे याद भी नहीं था कि उसने राजेश के लिए ऐसा क्या किया था। राजेश कुछ देर बैठकर बातें करता रहा, लेकिन विजय का मन अब भी उस संदूक और उसमें मिली चीजों पर अटका हुआ था, खास तौर पर अपनी पत्नी के वसीयतनामे पर। विजय यह सब राजेश से साझा करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सही समय है। राजेश ने विजय के बदले हुए मूड को भांप लिया और पूछा, क्या बात है विजय भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? थोड़ी झिझक के बाद विजय ने कहा, कुछ खास नहीं, बस जिंदगी की बातें हैं। उम्र बढ़ने पर आदमी सोचने में ज्यादा वक्त बिताने लगता है। हालांकि यह जवाब टालने जैसा था, लेकिन राजेश की चिंता सच्ची थी। अगले कुछ दिनों में राजेश विजय के पास आता रहा। कभी ताजा रोटी लाता तो कभी बस बातचीत के लिए बैठ जाता। उसकी मौजूदगी विजय की तन्हाई के लिए एक राहत बन गई, लेकिन इसके साथ ही विजय के दिल में अपने मन की बात कहने की इच्छा भी बढ़ने लगी। एक बरसाती शाम विजय ने आखिरकार अपना दिल खोलने का फैसला किया। राजेश रसोई में बैठकर चाय पी रहा था जब विजय ने झिझकते हुए कहा, सुनो राजेश, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, अपनी सेहत तक दांव पर लगाई, लेकिन अब वे शायद ही मुझसे मिलने आते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी और राजेश बिना टोके ध्यान से सुन रहा था। सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है, विजय ने कहा, कि मैं अब भी उनके किए हुए वादों पर भरोसा करता हूं। क्या यह मेरी नासमझी है या मैं सिर्फ कुछ ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो अब रहा ही नहीं? राजेश ने आगे झुकते हुए कहा, विजय भाई, कई बार लोग अपने रास्ते भटक जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे परवाह नहीं करते, बस वे यह भूल जाते हैं कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। उन शब्दों ने विजय के दिल में गूंज पैदा की। उसने अपने संदूक में पाए गए वसीयतनामे के बारे में बताने का फैसला किया। उसने कमरे से दस्तावेज निकाले और राजेश को दिखाए। यह देखो,
क्या तुम्हें लगता है कि इसका मेरे बच्चों के बर्ताव से कोई लेना देना है? राजेश ने कागजात को ध्यान से पढ़ा। कुछ मिनटों बाद उसने कहा, विजय भाई, अगर आप मेरी ईमानदार राय जानना चाहें तो शायद यह इसका एक हिस्सा हो सकता है। जब पैसों की बात आती है तो चीजें जटिल हो जाती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पूरा सच यही हो। विजय ने एक गहरी सांस ली। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। अगले कुछ दिनों में विजय ने राजेश की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि सिर्फ भौतिक दूरी ही नहीं, बल्कि उसके और बच्चों के बीच एक भावनात्मक दीवार भी बन चुकी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कभी अपने प्रेम को व्यक्त करने में चूक कर दी? राजेश ने भी विजय से अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे वह भी एक समय अपने माता पिता से दूर हो गया था और बाद में उसे इसका पछतावा हुआ। कई बार हम कुछ चीजों की अहमियत तभी समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उसने हल्की उदासी के साथ कहा। एक दिन राजेश ने सुझाव दिया, विजय भाई, आप अपने बच्चों से सीधे दिल खोलकर बात करें। जो भी महसूस कर रहे हैं उन्हें बताएं। शायद उन्हें बस यह याद दिलाने की जरूरत है कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। विजय ने उस सलाह को सुना, लेकिन उसके मन में झिझक थी। उसे डर था कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की और बच्चों ने उसे फिर अनदेखा कर दिया तो वह और भी ज्यादा टूट जाएगा। इसके बावजूद राजेश के साथ दोस्ती ने विजय की जिंदगी में एक नई ऊर्जा ला दी। उसे अब इतना अकेला महसूस नहीं होता था। विजय ने महसूस किया कि अब भी ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। राजेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रह गया था, बल्कि एक सच्चा मित्र बन चुका था जो उसे चीजों को नए नजरिए से देखने में मदद कर रहा था। एक दोपहर जब विजय और राजेश बैठक में बातें कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। विजय ने हिचकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ रिया, उसकी बड़ी बेटी की आवाज सुनाई दी। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप सुनेंगे? विजय ने हाँ कहा, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल घूमने लगे। क्या यह रिश्तों में सुधार की शुरुआत थी या केवल एक और निराशा का संकेत? रिया की कॉल के बाद विजय ने पूरी रात जागते हुए बिताई। बातचीत छोटी और रहस्यमय थी, जिसने उसे बेचैन कर दिया। पापा, हमें व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी। मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने आऊंगी, रिया ने कहा था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे इस पर उम्मीद रखनी चाहिए। वह महसूस करने लगा था कि बच्चों की हर मुलाकात किसी न किसी मकसद से होती है, न कि केवल उससे मिलने की चाह में। अगले कुछ दिनों में विजय गहरी सोच में डूबा रहा। उसे पुरानी यादें, टूटे वादे और हाल के बच्चों के ठंडे व्यवहार याद आते रहे। रिया क्यों आ रही थी? क्या बाकी भाई बहन भी इस मुलाकात के बारे में जानते थे? वह घर के अंदर टहलते हुए पुरानी यादों को दोबारा जीने लगा और खुद को संभावित बातचीत के लिए तैयार करने की कोशिश करने लगा। शनिवार को विजय बरामदे में बैठा गेट को देख रहा था। एक कार की आवाज सुनकर वह जल्दी से खड़ा हो गया। रिया ने कार से कदम बाहर रखा। उसके कदम धीमे थे और मुस्कान दबे हुए थी। पापा, बहुत समय हो गया है ना? उसने उसे गले लगाया, लेकिन विजय को यह आलिंगन एक औपचारिकता सा लगा, न कि एक सच्चा मिलन। घर के अंदर रिया इधर उधर देखते हुए पुरानी यादों में खोई लग रही थी। सब कुछ वैसा ही है, यहां तक कि घर की महक भी, उसने कहा। विजय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चुप रहा। वह जानता था कि रिया अतीत की बात करने नहीं आई थी। कुछ मिनटों की साधारण बातचीत के बाद रिया ने आखिरकार अपनी असली बात सामने रखी। पापा, इस घर के बारे में आपने सोचा है कि भविष्य में इसके साथ क्या करना है? विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वह डर था जिसे वह कई दिनों से महसूस कर रहा था। रिया ने अपनी बात जारी रखी, सहज स्वर में बात करने की कोशिश करते हुए। हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी से चीजें व्यवस्थित कर लेना अच्छा रहेगा ताकि बाद में किसी को कोई दिक्कत ना हो। विजय ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीर की ओर देखा, जिसमें हर कोई खुश और एकजुट लग रहा था। अब वह तस्वीर उसे एक छलावा जैसी लगने लगी थी। कुछ पल बाद उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रिया, यह घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं है। यह वह जगह है जहां हमने यादें बनाई हैं, जहां मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर किया।
मैं अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। बातचीत के बाद रिया चली गई, लेकिन वह विजय को एक निश्चयता दे गई। उसे अब कोई कदम उठाना होगा। इस मुलाकात ने उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी। विजय ने महसूस किया कि वह अब यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके बच्चे वही बन जाएंगे जो वे पहले थे। उसने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं इस सत्य को स्वीकार कर सकूं। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना और उन्हें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाना। विजय ने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना होगा और नए अर्थ खोजने होंगे, भले ही इसका मतलब अतीत से नाता तोड़ना ही क्यों न हो। अगले कुछ दिनों में विजय ने एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। उसने एक सरल लेकिन सार्थक योजना बनाई। अब उसे उन चीजों को फिर से खोजना था जो उसे शांति और प्रसन्नता देती थीं। विजय ने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की, जैसे बगीचे की देखभाल करना और घर को व्यवस्थित करना। फिर उसने सोचा कि वह अपने समुदाय के लोगों से कैसे जुड़ सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपने बच्चों से उम्मीद छोड़ दे और ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करे। एक धूप भरी दोपहर विजय शहर के मुख्य चौक पर गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह बहुत कम जाया करता था, लेकिन उस दिन उसे वहां जाने की प्रेरणा मिली। वहां उसने बुजुर्गों का एक समूह देखा जो डोमिनोज खेल रहे थे। विजय ने झिझकते हुए उनसे जुड़ने की अनुमति मांगी। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसने उसे लंबे समय बाद किसी समूह का हिस्सा बनने का एहसास दिलाया। विजय ने अपनी पुरानी क्षमताओं को भी बांटना शुरू किया। उसे फर्नीचर और छोटे उपकरण ठीक करना आता था। कुछ ही समय में पड़ोसी उससे मदद मांगने आने लगे। यह उसे फिर से उपयोगी महसूस कराता था और वह इसे ईश्वर की कृपा मानने लगा। उसकी राजेश के साथ मित्रता भी गहरी हो रही थी। विजय को एहसास हुआ कि अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिसे वह खुद अपने विश्वास और सेवा के माध्यम से दूर कर सकता है। एक रात जब विजय अपने कमरे को व्यवस्थित कर रहा था, उसने अपनी पत्नी का वसीयतनामा फिर से निकाला। उसने उन शब्दों को ध्यान से पढ़ा और अंत में एक निर्णय लिया। अब उसे यह महसूस हुआ कि समय आ गया है कि वह इसे बदल दे। अगले दिन वह पास के कार्यालय गया और दस्तावेज को संशोधित कर दिया। घर को बच्चों में बांटने के बजाय उसने इसे एक स्थानीय संस्था को दान करने का फैसला किया, जो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करती थी। इस निर्णय ने विजय को एक अद्भुत आंतरिक शांति दी। उसे पहली बार लगा कि सालों बाद उसने अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। विजय को पता था कि उसके बच्चे शायद इस फैसले को समझ ना पाएं या नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक संतोष और प्रभु की इच्छा के लिए जी रहा था। जिस दिन उसने यह प्रक्रिया पूरी की, विजय घर लौटा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। उसने आंगन को देखा, अब वह साफ सुथरा और हरा भरा था। विजय ने आसमान की ओर देखा जहां सूरज ढल रहा था। उसने महसूस किया कि वह वहीं था जहां उसे होना चाहिए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलाने के लिए धन्यवाद। लेकिन उसी रात जब वह रसोई में खाना बना रहा था, फोन की घंटी बजी। यह निशांत था, उसका सबसे छोटा बेटा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है, मैं कल आपके पास आ रहा हूं, निशांत ने कहा। विजय ने फोन रखा। वह यह नहीं जानता था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली सुबह विजय बरामदे में बैठा था। उसका मन अनगिनत सवालों और अनिश्चितता के भार से भरा हुआ था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई शांति थी, एक ऐसा विश्वास जो ईश्वर की कृपा पर टिका हुआ था। और बाकी मुलाकातों से अलग इस बार निशांत की आवाज में ऐसा कुछ था जिसने इस मुलाकात को खास बना दिया। गेट चरमराया और विजय ने देखा कि उसका सबसे छोटा बेटा अंदर आ रहा था। उसकी आंखों में थकावट और पछतावा दोनों झलक रहे थे। पापा, हमें बात करनी है, निशांत ने बिना किसी भूमिका के कहा। दोनों बैठक में बैठे। विजय ने माहौल को हल्का करने के लिए चाय बनाई। निशांत ने झिझकते हुए बोलना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने दिल खोल दिया। पापा,
मुझे पता है कि मैंने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया। सच ये है कि हमारी पूरी फैमिली ही बिखर चुकी है और इसमें मेरी भी गलती है। विजय चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में सालों की तकलीफ और उम्मीदें उमड़ने लगीं। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि निशांत क्यों आया है। बातचीत में निशांत ने एक ऐसी बात बताई जिसकी विजय को उम्मीद नहीं थी। पापा, मम्मी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, यहां तक कि उन चीजों पर भी जो मायने नहीं रखती। और ये घर, ये भी हमारी लड़ाइयों का एक कारण बन गया। विजय का दिल बैठ गया। जिस घर को उसने अपनी मेहनत और आस्था के बल पर बनाया था, वह अब उसके बच्चों के बीच कलह का कारण बन चुका था। सबको लगता है कि उनका इस घर पर हक है पापा। कोई इसे बेचना चाहता है, कोई किराए पर देना चाहता है, लेकिन किसी में सहमति नहीं है। निशांत ने झुकी हुई नजरों से कहा, मानो अपने पिता का सामना करने में असमर्थ हो। मुझे पता है कि यह आपके साथ अन्याय है, उसने जोड़ा। हालांकि विजय का दिल टूट गया था, उसने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने यह घर इसलिए बनाया था ताकि यह तुम्हारे लिए एक ठिकाना बने। यह लड़ाई का कारण नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए था जहां तुम हमेशा लौट सको। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। निशांत अपनी कुर्सी में सिकुड़ गया, मानो हर शब्द का बोझ उसे और छोटा कर रहा हो। निशांत की सच्चाई ने विजय को उसके बाकी बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद की। वे सिर्फ उससे नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी दूर हो चुके थे। उनके बीच की कलह ने रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर दी थी जो शायद ही भर पाती। लेकिन निशांत की यात्रा ने विजय के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। निशांत केवल माफी मांगने नहीं, बल्कि समाधान तलाशने आया था। पापा, मैं यह बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक परिवार बने, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, निशांत ने कहा। बाद में जब निशांत अपने पिता के साथ बगीचे को व्यवस्थित कर रहा था, उसने एक बात कही जिसने विजय को चौंका दिया। पापा, भाई बहनों को यह नहीं पता कि मैं यहां आया हूं, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि उनमें से कुछ तो लौटना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो मैंने बचपन में वादा किया था, आपकी देखभाल। विजय की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला ताकि यह पल कमजोर न हो। निशांत के शब्दों ने विजय को यह विश्वास दिलाया कि केवल माफी से बदलाव नहीं आएगा, उसे एक मजबूत कदम उठाना होगा। उसने निशांत को अपने हाल के फैसले के बारे में बताया। निशांत, मैंने वसीयतनामे को बदल दिया है। यह घर अब तुम सबके लिए नहीं, बल्कि एक स्थानीय संस्था को जाएगा जो बुजुर्गों की देखभाल करती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशांत हैरान रह गया, लेकिन विजय ने शांत स्वर में समझाया, यह सजा नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला कदम है। इस घर की कीमत इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन यादों में है जो हमने यहां बनाई है। और अगर तुम सब इसे महत्व नहीं दे सकते, तो यह कुछ भी मायने नहीं रखता। निशांत ने गहरी समझ के भाव से पिता की बातों को सुना, लेकिन उसने उनसे अनुरोध किया, पापा, मुझे उन्हें इकट्ठा करने का मौका दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वे यहां आएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले कुछ दिनों में निशांत ने अपने भाई बहनों से संपर्क करना शुरू किया। कुछ ने तुरंत मना कर दिया, जबकि कुछ ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन दूसरा बेटा अनमोल आखिरकार मिलने के लिए तैयार हुआ, हालांकि अनिच्छा के साथ। अगर निशांत के लिए यह इतना जरूरी है तो मैं आऊंगा, उसने कहा, जैसे यह कोई एहसान हो। जब अनमोल घर आया तो माहौल में तनाव था। पापा, आपको पता है कि यह घर हमारा होना चाहिए। मम्मी भी यही चाहती थीं, अनमोल ने बिना लाग लपेट के कहा। विजय शांत रहे, लेकिन निशांत ने हस्तक्षेप किया। अनमोल, यह घर कोई इनाम नहीं है, यह वह जगह है जहां हमने अपना बचपन जिया है। अगर तुम यह नहीं समझ सकते तो तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। बहस बिगड़ने वाली थी, लेकिन विजय ने अपनी शांति से बात संभाल ली। तुम दोनों यहां हो और यह मेरे लिए उम्मीद से ज्यादा है। इस पल को गले लगाओ, क्योंकि यही वह चीज है जो इस घर का असली मतलब है, एकजुटता। उसके शब्दों ने भाई बहनों को शांत कर दिया और वे दिन भर बातचीत करते रहे। सालों में पहली बार विजय ने अपने दिल में एक उम्मीद की हल्की सी लौ महसूस की। जब अनमोल जाने लगा तो उसने वादा किया कि वह विजय और निशांत की बातों पर विचार करेगा।
विजय जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे का रास्ता लंबा था। उस रात जब निशांत पुराने कमरे में सो रहा था, विजय ने घर को देखा और महसूस किया कि शायद अभी भी वह खोई हुई एकता को वापस पाने की संभावना बाकी थी। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ लग रहा था। यह सिर्फ निशांत की उपस्थिति नहीं थी, बल्कि विजय की बदली हुई सोच भी थी। उसने महसूस किया कि सालों के मौन और तकलीफों के बाद वह अपने अंदर की उस खोई हुई शक्ति को वापस पा रहा था, जिसे उसने सोचा था कि हमेशा के लिए खो दी है। निशांत अपने पिता को और अधिक ऊर्जावान देख रहा था। उसने सुझाव दिया कि वे दिन घर से बाहर बिताएं, उन दीवारों से दूर जो केवल दर्दनाक यादें समेटे हुए थीं। विजय ने सुझाव को स्वीकार किया और दोनों शहर के मुख्य चौक पर गए। यह वह जगह थी जहां विजय अपनी पत्नी के गुजरने के बाद शायद ही कभी गया था। वहां उसने लोगों को टहलते, बातें करते और हंसते हुए देखा। वर्षों बाद उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वह फिर से दुनिया का हिस्सा है। निशांत ने सुझाव दिया कि वे वहां मौजूद बुजुर्गों के एक समूह के साथ डोमिनो खेलें। विजय शुरुआत में झिझका, लेकिन अंत में उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आनंद लिया। यह दिन विजय की नई दिनचर्या की शुरुआत बन गया। आने वाले दिनों में उसने घर से अधिक बाहर निकलना शुरू किया। वह उन जगहों को फिर से खोजने लगा जिन्हें उसने सालों से नजरअंदाज किया था। उसे छोटे छोटे कामों में खुशी मिलने लगी। पड़ोसियों का अभिवादन करना, ताजी सब्जियां खरीदना या चौक के एक बेंच पर बैठकर आसपास की जिंदगी को देखना। निशांत ने भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने पिता को नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता, जैसे नए व्यंजन बनाना या सामुदायिक आयोजनों में भाग लेना। पापा, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वह कहता। धीरे धीरे विजय को यह समझ में आने लगा कि खुश रहने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इस दौरान विजय ने अपने समुदाय के लोगों के साथ संबंध मजबूत किए। राजेश, जो पहले से ही उसका करीबी बन चुका था, अब कुछ सरस बैठकों में उसका साथी बन गया। उसने विजय को पड़ोस के अन्य लोगों से मिलवाया। इनमें से एक थी क्लारा दीदी, जो जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए खाना बनाने और बांटने का सामुदायिक प्रोजेक्ट चलाती थीं। विजय को यह विचार बेहद पसंद आया। जल्द ही उसने उनकी टीम में शामिल होकर खाना तैयार करने और बांटने में मदद करना शुरू कर दिया। यह सामुदायिक सेवा विजय के लिए एक नई ताकत बन गई। उसने महसूस किया कि उसकी पुरानी क्षमताएं, जैसे चीजों को ठीक करना और घर व्यवस्थित करना, अब एक सार्थक तरीके से उपयोग हो रही हैं। इससे भी अधिक वह उन लोगों की कहानियों से जुड़ने लगा जो उसकी तरह अकेलेपन और संघर्षों का सामना कर रहे थे। इन मुलाकातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। एक सामुदायिक बैठक में विजय ने अपनी कहानी साझा की। उसने अपने बच्चों के लिए किए गए बलिदानों, निराशाओं और अकेलेपन के बारे में बात की, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह कैसे अपनी ताकत वापस पा रहा है। उसकी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। अगर आप यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला ने उसकी हथेलियां थाम कर कहा। विजय ने अपने घर को भी एक नया रूप देना शुरू किया। उसने हर कमरे को साफ किया और व्यवस्थित किया। उन चीजों को हटाया जो दर्दनाक यादें ताजा करती थीं और जगह बनाई नई यादों के लिए। उसका बगीचा, जो पहले झाड़ियों से ढका था, अब फिर से फूलों से भर गया। उसने बरामदे में एक छोटी मेज और कुर्सियां लगाईं, जहां वह चाय पीते हुए अखबार पढ़ता। निशांत लगातार अपने भाई बहनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह एक धीमी प्रक्रिया होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विजय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपने बेटे के प्रयासों पर गर्व महसूस कर रहा था। विजय को यह महसूस हुआ कि निशांत केवल परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को भी सुधारने की राह पर था। एक दिन जब विजय बाजार में था, उसने अनमोल को देखा, जो पड़ोसी शहर में रहता था। उसे देखकर विजय चौंक गया। अनमोल ने झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा, निशांत ने मुझे यहां आने के लिए कहा। मैंने सोचा आपसे बात करना अच्छा रहेगा। दोनों ने साथ में चाय पी और सालों बाद पहली बार एक सच्ची बातचीत की। अनमोल ने कबूल किया कि भाई बहनों के बीच की लड़ाइयों ने उसे अपने पिता से दूर कर दिया था।
मैं नहीं चाहता था कि आप यह सोचें कि मैं सिर्फ घर या मम्मी की छोड़ी चीजों में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद समझ नहीं पाया कि इन सब का सामना कैसे करूं। विजय ने ध्यान से सुना और अंत में कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। चलो अब से जो बना सकते हैं उस पर ध्यान दें। अनमोल के साथ यह बातचीत विजय के लिए एक मील का पत्थर थी। उसने महसूस किया कि भले ही वह सभी बच्चों के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से सुधार न पाए, लेकिन उनमें से कुछ के साथ नया रिश्ता जरूर बना सकता है। इससे भी ज्यादा वह यह सीख रहा था कि उन लोगों की अहमियत को समझे जो वास्तव में उसके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वे परिवार के हों या नहीं। आने वाले महीनों में विजय ने अपनी नई यात्रा जारी रखी। वह सामुदायिक गतिविधियों और पारिवारिक मुलाकातों के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी जिंदगी को नए अर्थ देने लगा। उसने अपनी सीख को एक नोटबुक में लिखना शुरू किया ताकि ये सबक हमेशा के लिए उसके पास रहे। एक शांत दोपहर जब विजय बगीचे में पानी दे रहा था, उसे रिया का फोन आया। उसकी आवाज में भावनाएं झलक रही थीं। पापा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं हर बात के लिए। क्या आपके पास समय है मुझे सुनने का? विजय मुस्कुराया और उसका दिल एक अनोखी गर्मजोशी से भर गया। हमेशा बेटी, हमेशा। जीवन में अभी भी चुनौतियां थीं, लेकिन विजय को आखिरकार यह एहसास हो गया था कि वह भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और अब वह अपने अतीत के दर्द से मुक्त हो रहा है। रिया की फोन कॉल ने विजय को चौंका दिया और साथ ही थोड़ा आशंकित भी कर दिया। हालांकि वह अब उम्मीदें पालने से बचता था, लेकिन बेटी की आवाज में सच्चाई झलक रही थी। तय दिन रिया सुबह सुबह पहुंची, हाथ में एक थैला लिए जिसमें उसने खुद के बनाए हुए बिस्कुट रखे थे। पापा, मैंने यह लाया है ताकि हम साथ में चाय पी सकें, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों मेज पर बैठे और दिनचर्या के बारे में थोड़ी बहुत बातें की, लेकिन रिया असहज लग रही थी। वह बार बार बिस्कुट को इधर उधर कर रही थी, लेकिन उन्हें खा नहीं रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा, मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे आपसे माफी मांगनी है, सबके लिए। विजय ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने रिया को अपनी बात जारी रखने का मौका दिया। रिया ने समझाया कि कैसे पिछले कुछ साल उसके लिए कठिन रहे थे। मैं काम और रोजमर्रा की समस्याओं में इतनी उलझ गई थी कि आपसे दूर हो गई। मुझे पता है कि मैंने इसे एक बहाना बना लिया। सच्चाई यह है कि हर बार जब मैं आपको कॉल करने या मिलने के बारे में सोचती तो मुझे अपराध बोध महसूस होता, और इस अपराध बोध से बचने के लिए मैंने आपसे दूरी बना ली। विजय चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में राहत और दुख का मिश्रण था। यह जानना मुश्किल था कि बच्चों की दूरी उदासीनता के बजाय उनके भावनात्मक संघर्षों का नतीजा थी। रिया ने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं है, और यह भी कि केवल बातें काफी नहीं हैं, लेकिन मैं एक बेहतर बेटी बनने की कोशिश करना चाहती हूं, अगर आप मुझे इसकी इजाजत दें। रिया की ईमानदारी ने विजय का दिल छू लिया। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, चाहे वक्त कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। अगर तुम अब यहां हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन भावनाओं से भरे हुए थे। रिया अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाई। चाय पीने के बाद दोनों बैठक में गए, जहां रिया ने पुराने फोटो एल्बम देखने की इच्छा जताई। पन्ने पलटते हुए वह बचपन की तस्वीरों को देखकर हंस पड़ी। ये पल कितने साधारण थे, लेकिन हमारे लिए सब कुछ थे पापा, उसने एक तस्वीर को प्यार से थामे हुए कहा। थोड़ी देर बाद रिया ने घर का विषय छेड़ा। पापा, मुझे पता है कि हमने घर को लेकर आपके साथ गलत किया। मुझे अफसोस है कि यह हमारे बीच झगड़े की वजह बन गया, लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए अब सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें। विजय ने उसके शब्दों की सराहना की। विदा लेते समय रिया ने विजय को कसकर गले लगाया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में किया करती थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा, और मैं वादा करती हूं कि अब से मैं आपके साथ रहूंगी। विजय ने इस गले लगाने का जवाब देते हुए एक नई उम्मीद महसूस की। वह जानता था
कि रिया के शब्द सच्चे थे, लेकिन समय ही इस वादे का असली परीक्षण करेगा। अगले कुछ दिनों में रिया ने अपना वादा निभाना शुरू किया। उसने नियमित रूप से फोन करना शुरू कर दिया। एक दिन की कॉल में उसने सभी भाई बहनों की बैठक का सुझाव दिया। पापा, कम से कम एक बार हमें मिलना चाहिए, उसने कहा। विजय सहमत हो गया, लेकिन अपनी उम्मीदें बहुत अधिक नहीं बढ़ाईं। मुलाकात के दिन केवल रिया, निशांत और माया आए। विजय को बाकी बच्चों की कमी महसूस हुई, लेकिन उसने उन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जो वहां थे। तीनों भाई बहनों ने लंबी बातचीत की, पुराने दिनों को याद करते हुए और हंसते हुए। माया, जो भावनात्मक रूप से कमजोर लग रही थी, बोली, मुझे नहीं पता था कि मुझे इसकी इतनी याद आती है जब तक कि मैं यहां नहीं आई। विजय उन्हें देखते हुए महसूस कर रहा था कि यह पल कुछ बड़ा शुरू करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बैठक के बाद निशांत कुछ और दिनों के लिए पिता के साथ घर पर रहा। दोनों ने बातचीत की कि बाकी भाई बहनों को कैसे इस मेलजोल में शामिल किया जा सकता है। शायद उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए पापा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम दिखाते रहे कि हम एकजुट हैं तो वे भी वापस आएंगे, निशांत ने कहा। विजय ने सहमति जताई और उसे इस प्रयास में एक नई ताकत महसूस हुई। कुछ दिनों बाद अनमोल ने विजय को फोन किया। उसकी आवाज शांत थी और उसने बात करने की इच्छा जताई। पापा, मैंने आपकी बातों के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मैं कई चीजों में गलत था और मैं इसे सुधारना चाहता हूं। विजय अपनी खुशी छिपा नहीं सका। हालांकि रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन हर बच्चे का ऐसा प्रयास उसके लिए एक व्यक्तिगत जीत थी। विजय जानता था कि रिया और बाकी बच्चों का पछतावा केवल एक शुरुआत थी। परिवार को फिर से जोड़ने में धैर्य और समझ की जरूरत होगी, और वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के लिए तैयार था। इससे भी ज्यादा उसने यह सीखा था कि उसकी खुशी केवल बच्चों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह खुद में और अपने समुदाय में ताकत पा चुका था। उस रात जब निशांत शहर लौटने के लिए तैयारी कर रहा था, विजय ने उसके साथ बरामदे में बैठते हुए कहा, बेटा, मैंने बहुत वक्त यह इंतजार करने में बिताया कि तुम सब मेरे पास आओ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें खुद भी दूसरों तक पहुंचना सीखना चाहिए। निशांत मुस्कुराया, पिता की इस गहरी बात को समझते हुए। विजय यह नहीं जानता था कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन सालों बाद उसे पहली बार सच्ची शांति का एहसास हो रहा था। आने वाले महीनों में विजय की जिंदगी ने एक नया रूप ले लिया। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि सभी बच्चे तुरंत रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसने उन संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जो धीरे धीरे फिर से बनने लगे थे। निशांत और रिया के लगातार पास रहने और अनमोल की थोड़ी थोड़ी नजदीकी से विजय को लगने लगा कि उसने परिवार के लिए एक नई शुरुआत के बीज बो दिए हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी झिझकते हुए पास आने लगे। माया ने ज्यादा बार आना शुरू किया, अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर, जिन्हें विजय शायद ही जानता था। वह उनके साथ हंसता और खेलता, यह महसूस करते हुए कि भले ही अतीत में दूरी रही हो, प्यार अप्रत्याशित तरीकों से फिर से उभर सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम सब थे, ऊर्जा से भरे हुए, उसने माया से कहा, जिससे वह मुस्कुरा दी। विजय ने वह उद्देश्य नहीं छोड़ा जो उसने परिवार के बाहर पाया था। वह सामुदायिक परियोजना में मदद करता रहा और उसका घर अब पड़ोस के बुजुर्गों के लिए मिलने का एक स्थान बन गया। वह छोटी छोटी बैठकें आयोजित करता और पड़ोसियों के लिए मुफ्त मरम्मत की सेवा देता। उसके प्रयासों ने उसे दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया। एक शांत दोपहर विजय को गौरव से एक चिट्ठी मिली, उस बेटे से जो सबसे ज्यादा दूर हो गया था। चिट्ठी छोटी थी, लेकिन उसमें भावनाएं भरी हुई थीं। पापा, मुझे उस समय के लिए खेद है जो मैंने खो दिया। उम्मीद है हम फिर बात कर सकते हैं। विजय ने पत्र को कांपते हुए हाथों में थाम लिया। राहत और पुरानी यादें उसके दिल में उमड़ पड़ी। उसने तुरंत जवाब दिया और गौरव को तब आने के लिए आमंत्रित किया जब वह तैयार हो। इस दौरान विजय ने यह भी सीखा कि शांति केवल दूसरों की बातों से नहीं आएगी। उसे अपनी पुरानी चोटों का सामना करना पड़ा और यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ घाव शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। एक दिन राजेश के साथ बातचीत में उसने कहा,
मुझे समझ में आया कि खुशी का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से पूरी हो जाएं। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास है उसमें मूल्य ढूंढें और आगे बढ़ें। एक सुबह जब विजय अपने बगीचे में पानी दे रहा था, उसने महसूस किया कि उसके आसपास सब कुछ खिल चुका है। जो आंगन कभी घास फूस से भरा था, वह अब रंगों और जीवन से भरपूर था। उसने इस बदलाव में अपनी यात्रा की झलक देखी। यह प्रमाण था कि धैर्य और समर्पण से सबसे कठिन समय को भी सुंदर बनाया जा सकता है। एक रविवार विजय ने उन बच्चों को घर बुलाया जो आ सकते थे। यह वर्षों में पहली बार था कि उसने इतने बच्चों को एक साथ देखा। हालांकि अब भी कुछ तनाव और अधूरी बातें थीं, लेकिन उनके बीच हंसी और सच्चे जुड़ाव के पल भी थे। विजय ने यह सब देखते हुए महसूस किया कि यह सही दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। दोपहर के खाने के दौरान निशांत ने टोस्ट किया, मेरे पापा के नाम, जिन्होंने हमें दिखाया कि कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। इन शब्दों ने विजय को भावुक कर दिया। उसने सादगी से जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम सब खुश रहो और यह याद रखो, परिवार का मतलब पूर्णता नहीं है, बल्कि एक साथ रहना है, भले ही यह मुश्किल हो। खाने के बाद जब सब लोग सफाई कर रहे थे, रिया पास आकर बोली, पापा, अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या अलग करेंगे? विजय ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, मैं सही समय का इंतजार करना बंद कर देता। मैं उस चीज को ज्यादा महत्व देता जो मेरे सामने थी, बजाय उस चीज के जो गायब थी। और सबसे जरूरी, मैंने खुद को पहले माफ कर दिया होता। रिया ने इस बात को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। पापा, आप हमेशा मुझसे ज्यादा मजबूत रहे हैं जितना मैंने सोचा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया, खुद को सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान महसूस करते हुए जिसके पास अभी भी सिखाने और सीखने को बहुत कुछ था। आने वाले दिनों में विजय ने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे उसने वर्षों से जो बोझ उठाया था उसे पीछे छोड़ दिया। उसने स्वीकार किया कि चुनौतियां फिर भी आएंगी, लेकिन वह जानता था कि अब उसे उन्हें अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। उसका घर, जो कभी दर्दनाक यादों से भरा था, अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां नए रिश्ते और खुशियां पनप सकती थीं। विजय ने जो कुछ सीखा उसे एक डायरी में लिखने का फैसला किया। उसने अपने बलिदानों, तकलीफों, सुलह और जीवन के सबक के बारे में लिखा। डायरी के आखिरी पन्ने में उसने अपने बच्चों के लिए एक संदेश छोड़ा, अगर तुम कभी इसे पढ़ो तो याद रखना, जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने यह नहीं रखता कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह कि हमारे साथ कौन है। और नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। एक तारों भरी रात विजय बरामदे में बैठा था। निशांत और राजेश के साथ वह जिंदगी की बातें कर रहा था, हंसते हुए और कहानियां साझा करते हुए। विजय ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और यही काफी है। उस रात की चुप्पी अलग थी। यह अब एक पीड़ा देने वाला खालीपन नहीं, बल्कि शांति और आत्मचिंतन का स्थान था। विजय ने महसूस किया कि उसकी यात्रा, जो उतार चढ़ाव से भरी थी, उसे वहीं ले आई थी जहां उसे होना चाहिए था। आसमान की ओर एक आखिरी नजर डालते हुए वह मुस्कुराया, खुद को संपूर्ण महसूस करते हुए। विजय की यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, चाहे हम निराशा और अकेलेपन के कितने ही कठिन पल क्यों न झेले हों। उसने यह समझा कि प्यार केवल दूसरों के कामों से नहीं मापा जाता, बल्कि इससे भी तय होता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। दर्द को पीछे छोड़ते हुए और अपने जीवन में नए अर्थ खोजते हुए विजय ने न केवल अपने परिवार के कुछ रिश्तों को फिर से जोड़ा, बल्कि पड़ोसियों और समुदाय के साथ अनपेक्षित जुड़ाव में भी खुशी पाई। उसकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने आसपास जो चीजें और लोग हैं उन्हें देखना चाहिए और छोटे छोटे अच्छे कामों को महत्व देना चाहिए जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। इससे भी ज्यादा विजय हमें यह सिखाता है कि खुशी का असली मतलब यह है कि हम अपने खुद के मूल्य को पहचानें और यह स्वीकार करें कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। आगे बढ़ने की ताकत हमारी इस क्षमता में है कि हम दूसरों को और खुद को माफ कर सकें। वह घर जो कभी दर्द का प्रतीक था, अब नई शुरुआत और प्यार का स्थान बन गया।
विजय हमें एक बेहद प्रेरक सीख देकर जाते हैं। भले ही हमारा अतीत गलतियों और पछतावे से भरा हो, भविष्य हमेशा हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।